ही प्रेरणा, हा उत्साह, ही ऊर्जा तुम्हा सर्वांना कुठून मिळते? याच मैदानावरती स्वातंत्र्याचे बिगुल वाजावे अशा प्रकारची वैचारिक प्रबोधनाचं बिगुल वाजलं आणि ते आजही हा ते आंदोलन, ती प्रेरणा, ती ऊर्जा तेवढीच जिवंत आहे. इथला प्रत्येक कार्यकर्ता हा सत्यवादी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्या विचारांचा घडावा. यानंतर यवतमाळच्या मातीमध्ये विधी सल्लागार म्हणून ज्यांची सुरुवात झाली, नागपूरच्या भूमीमध्ये, आंदोलक भूमीमध्ये ज्यांनी स्वतःची ओळख केली आणि हळूहळू सर आता न्यायपालिकेमध्ये मोठ्या पदावर जातील असे आमचे मित्र मार्गदर्शक आदरणीय फिरदोष मिर्झा साहेबांना विनंती करतो, आपण अल्पावधीमध्ये आम्हाला मार्गदर्शन करावं. आशुतोष सरांना मला ऐकायचं आहे. हम सभी को शिक्षा का मार्ग बताने वाले राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले पूरी दुनिया को समता सिखाने वाले, और अगर मैं आज इस जगह खड़ा हूं तो इस खड़े रहने की ताकत देने वाले डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, आदरणीय मंच, भाइयों और बहनों, जय भीम, सलाम। अपनी जमीन, अपना घर, अपने लोग, अपने चेहरे, अपने से बड़े, अपने से छोटे, इन सबसे सालों बाद मिलकर बहुत खुशी होती है और वही खुशी आज मैं महसूस कर रहा हूँ। इसके लिए आयोजकों का दिल से शुक्रिया, आभार। अभी हमने दो बहुत ही बेहतरीन भाषण सुने जो हमारे ज्ञान चक्षुओं को खोल सके, ऐसी वो बातें थी। और पीछे बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि मैं यहां जो सुन रहा हूं और कोर्ट के गलियारों में मैं देखता हूं, क्या हम विरोधाभास की दुनिया में जीते? हम कितने विरोधाभास की दुनिया में जीते? मैडम बात कर रही थी राइट टू एजुकेशन की, मैडम बात कर रही थी ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज में लाने की, और हम रोज देखते हैं कि वही सिस्टम उन बच्चियों को एजुकेशन लेने से रोकना चाहता है जो अपने सर को ढांक के आता है। क्या यह विरोधाभास नहीं है? हम सावित्री माई, फातिमा माई, उनकी उन्हीं बेटियों को एजुकेशन कानून के नाम पर नहीं लेने देना चाहते क्योंकि वो हिजाब पहनती है। यह हमारे लिए शर्म की बात। हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन, हम बात करते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने की, और शिकायत करते हैं कि रिजर्वेशन अब कम हो रहा है। उसकी वजह यह है कि हमने राइट टू एजुकेशन को सरेंडर कर दिया। यहां जितने भाई बहन बैठे हैं अपने दिल पर हाथ रखे और पूछे कि राइट टू एजुकेशन को एक्सर्ट करके हम कितने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं? हम हमारे सब बच्चों को इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में भेज रहे हैं। उसका असर यह हो रहा है कि सरकारी स्कूलों में पट संख्या कम हो रही है और वहां के सर्विसेज जो थी अवेलेबल गवर्नमेंट स्कूल की वो भी कम हो रही है, और उस परसेंटेज में रिजर्वेशन कम हो रहा है। कौन जिम्मेदार है? ये विरोधाभास। अगर आपको अपना राइट लेना है तो आपको कुछ कुर्बानी भी देनी होगी। फिर हमने इंग्लिश मीडियम को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रमोट किया और 6 महीने पहले कह दिया कि अब सारा काम मराठी में होगा। क्या विरोधाभास? क्या आपने मेरे बच्चे को तो इंग्लिश मीडियम में पढ़वा दिया और अब कहते हैं कि सब काम हम मराठी में करेंगे, तो क्या आप मेरे बच्चे को अपंग करना चाहते थे? ये किस तरह की पॉलिसीज है? हम क्यों नहीं बोलते कि इन विरोधाभासों को खत्म करो? अगर आप मराठी में सारे काम करना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम स्कूलें बंद करें। अगर आप मराठी में काम, अगर इंग्लिश मीडियम स्कूलें प्रमोट करना चाहते हैं तो मराठी की जिद ना करें। लेकिन विरोधाभास, हम देखते हैं कि हमारी बच्चियों को
हमको इंसाफ दिलवाना है। लेकिन जब उन्नाव की बात आती है, जब हाथरस की बात आती है, जब कठुआ की बात आती है, तो हम ये ढूंढते हैं कि जो विक्टिम है, जिस बहन के साथ जुल्म हुआ, वो किस जाति की है और आरोपी किस जाति का है। हमको जो कन्वीनियंट है हम उसकी साइड लेते हैं और आरोपी के लिए मोर्चे निकालते हैं। ये कैसा विरोधाभास है, ये कैसी क्षमता है? जब तक कि हम इस विरोधाभास को खत्म नहीं करेंगे तब तक के मैडम नागरिकता का कोई फायदा हम नहीं है। आप नागरिकत्व की बात करती हैं, सिटीजनशिप की बात करती हैं, उन लोगों को उस लिस्ट में लाने की बात करती है जो कहीं नहीं है। लेकिन अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो अब एक्ट में बदल हो चुका है, वो अगर इंप्लीमेंट हुआ तो मेरे आदिवासी भाई कहां से कागज लाएंगे? अरे उनको तो आज कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लेने के लिए 6-6 साल लग रहे हैं। मैं खुद उन केसेस में अपियर हुआ, एक केस में 8 साल से एप्लीकेशन पेंडिंग था उसका, पूरी एक जनरेशन बर्बाद होगी। इन विरोधाभासों को खत्म करना है तो इसका जवाब सिर्फ एक है, वो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को इस देश के हर नागरिक तक, इस देश के हर घर तक पहुंचाना है। संवैधानिक मूल्यों को उन सब तक पहुंचाना है। मैं जानता हूं कि आप लोग आशुतोष जी को सुनने के लिए बहुत आतुर हैं। मैं तो आपके घर का ही हूं, इसलिए बात अपनी खत्म करता हूं। लेकिन जाते जाते मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आज उनके लिए टॉपिक हमने तय किया है माध्यमों की जिम्मेदारी और देश का भविष्य। मैं खुद इस टॉपिक पर उनकी बात सुनने के लिए बेताब हूं, क्योंकि 1940 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बॉम्बे में एक भाषण दिया था। तब उन्होंने कहा था 1940, 80 साल पहले। देखिए, जो दृष्टा होते हैं ना, उनको बहुत दूर का नजर आता है। उस वक्त यह होता था कि वो एक पब्लिकेशन शुरू करते थे, लेकिन उस वक्त के जो उनको पसंद नहीं करते थे वो उसको बंद करवाने की कोशिश करते थे, उनका प्रेस जब्त करवाने की कोशिश करते थे। तो उनका अपना पब्लिकेशन और अपना प्रेस, ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहना पड़ता है। आज मेरे साथ एडवोकेट आकाश मून जी आए नागपुर से, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, आप समता सैनिक दल से आते हैं, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जितने लेक्चर्स हैं उनकी एक बुक पब्लिश हुई है, उसके वो एडिटर है। मुझे अच्छा लगा वो आज मेरे साथ आए, तो इनकी बुक से ही मैंने वो पढ़ा। 1940 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि मेरे साथियों, ये जो प्रेस है, ये जो मेरे पब्लिकेशंस है, इनको मैंने बिल्ली अपने बच्चों को जैसा बचाती है वैसा बचाया है। बिल्ली एक जगह से दूसरी जगह बच्चों को ले जाती है, और ये मैंने जो बचाया है वो इसलिए कि प्रेस और माध्यम की ताकत ही है जो समाज को बदल सकती है। और वही बात आज हम आशुतोष जी से सुनना चाहेंगे। लेकिन उसका भी विरोधाभास हम देखते हैं कि 2 तारीख को मध्य प्रदेश में एक वहां के लोकल प्रतिनिधि को, एक प्रेस के प्रतिनिधि के हमने फोटोज देखे, कल ही हम एक डिबेट में साथ में थे, कि पुलिस ने उसको रिपोर्टिंग करने के लिए अरेस्ट किया और पूरे कपड़े उतार दिए। लेकिन वहीं वो मीडिया जो पूरे देश को अपनी हर बात सुनाना चाहता है, सच झूठ जो भी है, जिसको हम लोग सब प्यार से गोदी मीडिया कहते हैं, मेन स्ट्रीम का मीडिया, उसने पूरी उस न्यूज को ब्लैकआउट कर दिया। ये कैसा विरोधाभास है माध्यमों का? तो इन सारे सवालात के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। भविष्य में इनका जवाब ढूंढेंगे। मुझे यहाँ बुलाने के लिए और आप सबसे मुखातिब होने का मौका देने के लिए आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार जय भीम, सलाम। इसके बाद आदरणीय आशुतोष जी को मैं नम्र विनंती करता हूँ कि आप अपनी बात रखें और माध्यमों पे जो शंका सवाल पैदा होता है उसके बारे में हमें रूबरू करें।